नहीं, ना लेना किसी से लग गया, मैं अच्छा किसी से अच्छा, नहीं मान लो लड़ती। चलिए मेरे से चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई की वीडियो चाहिए। हो रही है ना उसकी। नहीं नहीं, बालों वाली कंघी ला। किसी आवाज आ रही है जी आप लोगों को? जी 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 सर, आ सर रही है आ सर। रही है। आ रही आ है। रही है आवाज़ से। आवाज आ रही है जी सब लोगों को? प्लीज बताइएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, आवाज आ रही सर है। आवाज आ सर रही है। सर आपकी आ आवाज आ रही है रही है आपकी। सर। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा, अब आपने मेरे साथ रहना है, मेंटली भी और स्क्रीन पे भी, ताकि हम कम टाइम में इसको ख़त्म कर सकें। आपको पता है सॉफ्टवेयर जो है वो उन गौर से देखें तो 5 मिनट में समझ आ जाते हैं, और दिमाग इधर उधर हो तो फिर कई दिन समझ नहीं आते। अच्छा जी, तो सबसे पहले मिनिटैब जो है ये एक स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। हम आज मिनिटैब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसका एक एड ऑन है, मिनिटैब वर्क स्पेस कहते हैं उसको। लेकिन मैं आपको, जो आप जिन लोगों ने मेरे साथ रिसर्च या स्टैट्स या कोई इस तरह के कोर्स पढ़े हुए हैं, तो मिनिटैब पे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि मिनिटैब क्या है और इसके एड ऑन्स क्या हैं। अच्छा जी, ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मिनिटैब की स्टैंडर्ड स्क्रीन है। इसमें मिनिटैप बहुत ही डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है। तो मैं ऑब्वियसली आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खाली इसकी हेडिंग्स देख लेना ऊपर, तो आप डेटा मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, आप इसमें किसी एक चीज़ को देखें ना। ये इसको देख लें, डेटा को। तो इसमें स्टैकिंग, अनस्टेट स्टैकिंग, ट्रांसपोजिशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं। इसी तरह आप कैलकुलेशंस में देखें तो इसमें आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम डेटा जनरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर अगेन। इसी तरह स्टैट को देखें तो ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट स्टैट्स है। तो इसमें बेसिक स्टैट्स से लेके, जिसमें सारे टेस्ट्स हैं, फिर रिग्रेशन, फिर अनोवा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी स्टैट्स में आपने ज़िंदगी में कहीं पे भी पढ़ी होगी, सैम्पलिंग, पावर, इक्विवेलेंस टेस्ट, पैरामेट्रिक्स वगैरह, हर चीज़ मौजूद है इसके अंदर। तो हम लोग मिनी टैब पे काम नहीं करेंगे, हम लोग इसका एक एड ऑन है, मैं वो ऑन करता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ, जिसका नाम है मिनी टैब वर्क स्पेस। उस पे काम करेंगे। एक्चुअली इसके और भी एड ऑन्स हैं, जैसे एक एड ऑन है इसका मिनी टैब एक्सप्रेस। एक और एड ऑन है मिनी टैब, इसका नाम है अ, आप लोगों ने डाउनलोड करते हैं, आपको कहीं और भी नजर आए होंगे। तो इसके चार, मिनी टैब को छोड़ के 3 एड ऑन्स हैं, जिनमें से हम एक को देख रहे हैं जिसका नाम है मिनीटैब वर्क स्पेस। अब ये मैंने ऑन किया है, और आप देखें कि इसके पास जावेद, आपने आपने जो डाउनलोड किया था मिनीटैब की वेबसाइट से, तो उसमें खाली 3 टूल्स थे। तो अपेरेंटली मेरा ख्याल है वो जो ट्रायल वर्जन दे रहे हैं उसमें सिर्फ 3 टूल्स दे रहे हैं। तो ये वाला जो है ये उस वेबसाइट से आया है जो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो इसमें 5 × 3 15 टूल्स हैं इसके अंदर। तो हम जो बात कर रहे हैं जिसकी, वो जी मॉन्टे बिल्कुल कार्लो सिमुलेशन है। सही है, सही सही है। मैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में को डबल क्लिक किया और मैंने अंदर चला गया। अब आपने ये समझना है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये खाली सीवीए के लिए नहीं होते। ये स्टैट्स का सॉफ्टवेयर है, तो ये कहीं फैक्ट्री में किसी ने अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी बेहतर करनी है तो वो भी इस्तेमाल करेगा। कोई कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और उस प्रोजेक्ट के कुछ वेरिएबल्स हैं, वो भी वही करेगा। कोई अपनी कोई वेबसाइट बना रहा है तो वो भी करेगा। तो टर्म्स आपको यहाँ सीबीए वाली रेडीली नहीं मिलेंगी, आपको बनानी पड़ेंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 10 बेनिफिट्स हैं और 8 कॉस्ट्स हैं, फर्ज करें ना। तो वो सारे कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3
जो नेगेटिव साइन होगा जिनका, प्लस बेनिफिट, बेनिफिट वन, बेनिफिट टू, बेनिफिट थ्री एंड सो ऑन, उन सबको आप आपस में ऐड करेंगे। कॉस्ट का साइन नेगेटिव होगा, बेनिफिट्स का पॉजिटिव होगा। तो वो जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा नेट बेनिफिट है या नहीं है। तो मैं उस तरह डिज़ाइन कर रहा हूँ उसको। तो ये मैं पहला लिख रहा हूँ, एक्स मेरा फर्ज करें, पहला है बेनिफिट वन। ठीक है जी। अभी आगे मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारे बेनिफिट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ये फिक्स्ड है, ये मुझे खाली 50,000 रुपए देगा या डॉलर देगा। ठीक है जी। तो एक मैंने अपना कह लें कि इनपुट ऐड कर दी। दूसरी इनपुट ऐड करने लगा हूँ बेनिफिट टू। ये मैं इसको कह रहा हूँ कि इसमें मेरे पास इसकी लोअर और अपर रेंज है। ये मुझे 20,000 भी दे सकता है, 2,000 भी दे सकता है, और लेट्स से 7,000 भी दे सकता है। यानी मिनिमम दिया तो ये मुझे 2,000 देगा, मैक्सिमम 7,000 देगा। ये बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। तीसरे बेनिफिट पे मैं आ रहा हूँ अब। एक और मेरा बेनिफिट है जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी, यानी उसमें तीन वैल्यूज हो सकती हैं। जो उसकी लोअर वैल्यू है, हो सकता है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाए। अपर वैल्यू में भी उसकी 20,000 है। और जो मोड है, यानी मोड कहते हैं सबसे ज़्यादा चांस होना किसी चीज़ का ना, तो सबसे ज़्यादा चांस है कि ये मुझे 12,000 दे जाएगा। अनदर बेनिफिट, ये बेनिफिट फोर है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे ख्याल में हम लोग ने आज तक जितने भी एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये जो फिगर्स होंगी, ये जो हमने अपने प्रोजेक्ट में सीबीए में जो बेनिफिट्स लिए हुए हैं और जो कॉस्ट ली हुई हैं, ये उन फिगर्स को हम यहाँ पे जी जी बिल्कुल। इसके ऊपर जो है वो प्लेस करें। जी बिल्कुल। आप लोगों ने फिलहाल तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक रखी होगी ना। और लेकिन आज हम ये समझ रहे हैं कि वो हम उसकी अपर जी या पर्टिकुलर लोअर वैल्यू लिमिट भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, उसको कोई हम्म डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो फर्ज करें मैं बेनिफिट फोर के बारे में कहता हूँ कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं ये हमें 3,000 देता रहा है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कोई 800 रही है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 800 का मतलब, जो लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग आई एम श्योर समझते होंगे, इसका मतलब है कि 67% डेटा जो है वो 800 प्लस माइनस में होगा, 95% डेटा 1600 प्लस माइनस में होगा, और 99% डेटा 2400 प्लस माइनस में होगा। तो लेट्स से मैं पांचवा देखता हूँ कोई और मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको ऐड कर देते हैं, वरना ये काफ़ी है। हमने फिक्स्ड भी कर दिया है, यूनिफॉर्म भी कर दिया है। तो आप कोई और भी ले सकते हैं, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता इसको। अब कॉस्ट्स पे आ जाता हूँ। कॉस्ट वन फर्ज करें हमारी, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो रहती है 10,000। और स्टैंडर्ड डिवीजन उसकी बहुत कम है, क्योंकि हमने चीज़ें खरीदनी है, मार्केट रेट हमें पता है, तो सिर्फ 500 इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन रख लेते हैं। दूसरी कॉस्ट हमारी फर्ज करें ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पाकिस्तान में जिस तरह हमने पिछले दिनों कैलकुलेट की थी, तकरीबन 2 करोड़ है, 2,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी, इसको नॉर्मल के बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन, चूंकि हमने कहा था कि ये लाहौर की कॉस्ट है, तो बलूचिस्तान भी है इसमें और कराची भी है। बलूचिस्तान की बहुत कम होगी, कराची की ज़्यादा होगी, यानी इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स से कि 25,000 रख लेते हैं। अनदर तीसरी कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, सी थ्री। इसको फिक्स्ड रख लेते हैं, बल्कि यूनिफॉर्म रख लेते हैं इसको। और ये वेरी करेगी 3,000 से 10,000 तक। अब ये रैंडम फिगर्स हैं। थोड़ा सा आप इसको गौर से देखें ना, तो ये जो इसके साइड पे प्रीव्यू बन रहा है ना, ये आपको शक्ल बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगुलर को देखें ना, तो ये आपको बता रहा है कि ये राइट स्क्यूड है। आपने जो मिडिल पॉइंट दिया है वो हाई पॉइंट के ज़्यादा करीब है और लो पॉइंट से दूर है। तो आप जो भी चेंज करते जाएंगे सर वो C3 नॉर्मल आ रही है, उसको यूनिफॉर्म कीजिएगा सर। C3 C3 को यूनिफॉर्म कर दूं। आपने कहा ना यूनिफॉर्म रख रहे हैं हाँ इसको। ओके ओके, ठीक। आपने ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। वरना वो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही बेकार थी। अच्छा, वाई हमारा फर्ज करें नेट बेनिफिट है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ, नेट वर्थ लिख देता हूँ। ठीक है, तो नेट वर्थ इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 माइनस
C1 माइनस C2 माइनस C3, और ये मैंने एंटर दबा दिया, तो ये इसने मुझे मॉडल बना के दे दिया नेटवर्थ का। अब ये मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और y ऐड कर दूँ, तो उसमें मैं लिख दूँ, उसका फॉर्मूला है, इसको मैं y2 लिख देता हूँ, और इसका फॉर्मूला है नेटवर्थ माइनस C1 फॉर एग्जांपल, इस तरह लिख देता हूँ ना। तो ये मेरा नीचे आप देखेंगे तो ये उसकी शक्ल बदल देगा मेरे मॉडल की, और कुछ और ले आएगा। मैं उसको फिलहाल, आप लोगों का मॉडल चूंकि इस शक्ल का होगा इसलिए हम इसी पे फिलहाल रहते हैं। तो आप, कहने का मतलब है कि आप इसमें कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये हमने ओवरऑल चीज़ लिख दी, ठीक है, अपनी रेंजेस बता दी इसको। तो अब ये यहाँ पे कह रहा है कि सिमुलेट 50,000 इटरेशंस के साथ, ये 50,000 आइट्रेशंस के साथ इसको सिमुलेट करें। अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक और वाई डाल देता हूँ, तो फिर उसमें आप चाहते हैं कि ग्रुप्स बन जाएं, तो आप इस ग्रुप को कोई नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनपीवी नाम इसको दे देते हैं, और नया ग्रुप अगर बनाएं और उसमें उसमें सिर्फ दो बेनिफिट्स और दो कॉस्ट को कंसिडर करें, तो वो फिर आपके पास यहाँ पे दो टैब आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे जहाँ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन लिखा हुआ है, और वो अकॉर्डिंगली आपको दोनों की अलग अलग पिक्चर्स दिखाता रहेगा। तो मैं इसको फिर अब सिमुलेट करने लगा हूँ 50,000 सिमुलेशंस के साथ, तो ये क्विकली हो गया है। और जो आपके सामने अभी, अगर आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको बता रहा है कि आपका मीन बेनिफिट जो है वो माइनस 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी ये नेगेटिव में है ये। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 25,000 है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट्स में ह्यूमन कॉस्ट रखी थी जो बहुत ज़्यादा थी। तो अब क्या करें फिर? तो ये आपको बता रहा है टू ऑब्टेन, यानी समझने के लिए आप स्पेसिफिकेशन लिमिट्स डाल दें कि आपको चाहिए क्या। तो फर्ज करें मेरा बॉस मुझे कहता है कि मुझे कम से कम लॉस तो नहीं चाहिए, जीरो, बेशक प्रॉफिट हो, लॉस नहीं चाहिए। और जो प्रॉफिट है वो 20 तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी उसने मुझे लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट दे दी और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट ले दी। तो मैंने ये रन किया, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई ये जो आपने रेंजेस रखी हैं, इसमें तो जब भी आउटपुट आएगी आपकी स्पेसिफिकेशन से बाहर ही आएगी, 100%। ये प्रोजेक्ट हमेशा फेल होगा, ये सिमुलेशन करके मुझे बता रहा है। तो अब मैं फिर मुझे समझ आ गई कि मेरे मॉडल में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं वापस आता हूँ और अपने मॉडल को चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने एक कॉस्ट, ये ह्यूमन लाइफ वाली कॉस्ट बहुत ज़्यादा रख दी थी। ये वाली थी शायद 2000 वाली। तो हम अपनी फिर सारी चीज़ों के आगे ज़ीरोज़ बढ़ाते हैं ताकि ये उससे कंपेरेबल हो जाए। तो 2 ज़ीरो यहाँ लगा देता हूँ, दो यहाँ, इसी तरह हर जगह कहीं एक कहीं दो लगा देता हूँ। चलिए यहाँ भी बढ़ा देते हैं। इसको यही रहने देते हैं, और इसको भी बढ़ा देते हैं। अब हम अपनी सिमुलेशन रन करते हैं दोबारा। द लोअर मस्ट बी लेस देन अपर। ओके। तो अब सिमुलेशन रन हुई, अभी भी आउट ऑफ स्पेक है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है। पहले -25 थी, अब -35, -3.58 हो गई है। तो दोबारा मॉडल को एडिट करते हैं। तो इस बार हम ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को कम कर देते हैं आसानी से, ताकि ये चेंज हो जाए। अभी भी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतर कर देते हैं। अभी भी सही नहीं है।
अच्छा, कुछ बेहतर हो रहा है थोड़ा सा, और इस ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं इसके अंदर। अब ये बहुत पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन चूंकि हमारे बॉस ने हमें कहा था कि 20% से ऊपर नहीं जाना, तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई तुम खराब जा रहे हो। तो हम अपनी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट को निकाल देते हैं, 20% से ऊपर जाना अलाउ कर देते हैं। तो अब अब ये कह रहा है कि तुम फ़ायदा बहुत ज़्यादा कर दिया तुमने, अब फ़ायदे थोड़े से कम कर देते हैं, वापस वापस अपनी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को ठीक कर देते हैं। अभी भी सारा अंदर आ रहा है, थोड़ा सा मजीद कम करते हैं फ़ायदों को। अभी भी बहुत ऊपर है, मजीद कम करते हैं। ओके। करीब आते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है ब्रेक लगाते हैं, या थोड़ा मजीद कम कर देते हैं। लाइफ हमारी कौन सी थी ये, सेकंड वाली थी। अच्छा, इसका मैंने बहुत कम कर दिया। अभी हम थोड़ा थोड़ा जीरो के करीब करीब आ गए हैं ना। तो ये अभी अब इसको देखें तो ये हमें कह रहा है कि आपका आउट ऑफ स्पेक्स कोई भी नहीं है। ओवरऑल आपको एवरेज 50,000 बार मैंने आपका प्रोजेक्ट रन किया, 50,000 बार। तो ओवरऑल आपको 50,000 पॉजिटिव में हैं आप, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 15,000 है। अब फर्ज करें और ये जा रहा है तकरीबन 90,000 तक, मीन 50,000 है, 90,000 तक जा रहा है, और 10,000 तक इस साइड से जा रहा है। तो हम काफ़ी रियलिस्टिकली करीब आ गए हैं। इसको मैं 50 के बजाय 35 कर रहा हूँ। तो अब सिमुलेट करके आप देखें तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी ये ज़ीरो के करीब हम पहुँच जाएं। तो अब करीब पहुँच गए हैं। आउट ऑफ स्पेक्स ये कह रहा है अब सिर्फ 5% आपकी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब ये कह रहा है कि आप अगर चाह रहे हैं कि पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करें, यानी किसी कॉस्ट या बेनिफिट आपके हाथ में हो, हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, तो पैरामीटर ऑप्टिमाइज दबाएं। और ये कह रहा है कि अभी आपने ये सिचुएशन रखी हुई है। तो और साथ ही ये इसको बता रहा है कि इनके मीन वगैरह क्या हैं। तो आप बताएं कि आप कितना चेंज कर सकते हैं। अभी आपने लिखा हुआ है कि आपका जो B2 है उसका मिड पॉइंट 45,000 है।
तो क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? मैं इसको कहता हूँ हाँ यार, मैं किसी वेंडर से कोशिश करता हूँ 40,000 की ले लूँ, और मे बी ये फिर इसको 46,000 तक भी चला जाए। दूसरा ये कह रहा है कि तुम्हारी B3 ट्रायंगुलर थी 8,000, तो उसके हाई लो को चेंज कर सकते हो। मैं कहता हूँ हाँ, मे बी वो थोड़ा थोड़ा 7 से 9 तक वो भी चला जाए। ये जो B4 था तुम्हारा, वो नॉर्मल था 3,000, क्या वो चेंज कर सकते हो? तो मैं उसको कह रहा हूँ नहीं, वो मैं नहीं चेंज कर सकता। इट्स अ नॉइस, बिल्कुल एक्सटर्नल फैक्टर है। फिर वो कह रहा है जी C1 को चेंज कर सकते हो। मैं लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं उसको, ये 10,000 है तो उसको 8,000 से 12,000 तक वेरी हो सकता है वो। अब ये ह्यूमन लाइफ वाला, इसको हम कहते हैं कि नहीं, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता। और जो आखिरी वाला था 6,500 वाला, इसको मैं 6,000 से 6,800 थोड़ा बहुत वेरी कर सकता हूँ। अब मैं इसको कह रहा हूँ ऑप्टिमाइज करके मुझे बताओ। तो ये थोड़ा सोच के, सिमुलेशन 50,000 बार रन करनी है, इसलिए इसने मुझे कहा कि अगर आप, मैं नीचे जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ये वैल्यूज रख लेंगे न्यू सेटिंग्स, ये वाली, तो फिर आप, अब आपको जो बॉस ने रिक्वायरमेंट दी है कि पॉजिटिव ही रहना, आप उसके अंदर आ जाएंगे। अब आउट ऑफ स्पेक आपकी कोई चीज़ नहीं है। बॉस ने कहा था पॉजिटिव रहना, लेकिन फर्ज करें आप हमारा जो एनालिसिस है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का है, और पॉजिटिव रहना काफ़ी नहीं है, इसको एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तब जाके लेट्स से एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए प्रॉफिट्स की शक्ल में, तब जाके ये दूसरे प्रोजेक्ट से compete कर सकेगा। तो इसको मिनिमम दे के तो करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अब तुम्हारे 0.96% आउट ऑफ स्पेक्स होंगे। 1% तकरीबन चांस है कि तुम, 0.96% लिखा हुआ है, तो अ, यानी 10,000 से कम होंगे। तो इसका मतलब है कि आप, अगर आप 100 बार रन करेंगे तो एक बार चांस है कि आप इसको पास नहीं कर सकेंगे। अब लेट्स मूव ऑन। अब इसको कहते हैं कि हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन हमने कर ली, सेंसिटिविटी एनालिसिस करके दो। तो यहाँ देखें तो ये हमें बता रहा है कि अब बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये वाला जो तुम्हारा नीले वाला फैक्टर है, अब नीले वाला कौन सा है? ये B2 है। ये चेंज होता है तो तुम्हारी सारी स्पेसिफिकेशंस, यानी तुम्हारे फेल होने के चांसेस या बहुत बढ़ जाते हैं, या बहुत पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो B2 कौन सा है? फिर आप वापस जाएंगे B2 पे, फर्ज करें इसको मैं कहता हूँ कि ये इसकी राइट साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, और नीचे इसके इनपुट है जो आपने परसेंट में रखनी है। तो मैं बाकी सबको ऑफ करके, ग्रे करके, सिर्फ B2 को देखता हूँ, क्योंकि बाकी सारे बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस हैं, उनमें चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 50% भी ये कह रहा है कि अगर तुमने चेंज कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको अगर तुम सिर्फ 5% भी चेंज कर दोगे तो बाकी सबसे कलेक्टिवली ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, 20% चेंज वाला इन B2 मुझे सिमुलेट करके बताओ। तो वो मुझे सिमुलेट करके बताएगा और कहेगा कि अगर वो तुमने उसको 20% पे रखा तो 3.4% आउट ऑफ स्पेक हो गए। दोबारा जाते हैं उस पर, सेंसिटिविटी एनालिसिस पे। अब उसको मैं कहता हूँ अच्छा, ये 30% वाला मुझे सिमुलेट करके बताओ। या 30% वाले पे मैंने क्लिक किया, सिमुलेट दबाया, तो वो कह रहा है कि अब तुम 11% आउट ऑफ स्पेक्स चले जाओगे। और यहाँ मैं उसको कहता हूँ -5% करके दिखाओ। -5% करके दिखाया तो वो कह रहा है कि आप 9% पे चले जाओगे। तो आप मुख्तलिफ लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी आउटपुट कितनी सेंसिटिव है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, जो B2 था हमारे केस में। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस ये वाला है जो आपके सामने है। अब आपको याद होगा कि जो हमने तमिलनाडु वाली केस स्टडी पढ़ी थी, तो उसमें ऑथर ने कहा था कि मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, तो पता चला कि 35% ऑफ द टाइम्स जो है मेरा नेट बेनिफिट नेगेटिव आ रहा है। वो बेसिकली वो इस चीज़ की बात कर रहा था। आप इस, अगर आप फर्ज करें यही वैल्यूज होती हैं, तो आप कहेंगे मेरा 9.8% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी। तो फिर उसने कहा कि इसको एड्रेस करने के लिए मैंने टॉर्नेडो एनालिसिस किया। टॉर्नेडो एनालिसिस का मतलब है कि मैं देखूं कि वो कौन सा फैक्टर है जो गड़बड़ कर रहा है। तो टॉर्नेडो एनालिसिस वो चीज़ थी जिसको हम यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस कह रहे हैं, कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कौन सा वेरिएबल है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो इमरान तुमने जो पूछा था ना कि कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो
मिनिटैप के इस सिमुलेशन के केस में आपको ये ग्राफ बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसको चेंज करने से पूरे प्रोजेक्ट की चीज़ चेंज हो रही है और बाकी सबसे चेंज नहीं हो रही है। तो ये मैंने तो वैसे ही रैंडम वैल्यूज़ डाली हैं, आप जब रियल डालेंगे तो आपकी इतनी शरीफाना किस्म के ग्राफ नहीं बनेंगे, बहुत सारे जो हैं वो चेंज कर रहे होंगे। तो फिर आप उसको एनालाइज करके जिनको कंट्रोल कर सकते हैं आप, जिनकी कीमतें कम कर सकते हैं, जिनके बेनिफिट आपके ख्याल में कुछ थोड़ी सी चेंज करने से बढ़ सकते हैं, आप कहेंगे अच्छा मुझे उसका एनालिसिस करके बताओ, तो ये आपको बेस्ट सेटिंग्स बता देगा कि इस कॉस्ट को कम करो, इस बेनिफिट को ज़्यादा करो, तो तब तुम्हारा बेस्ट आउटपुट निकलेगा। तो जी जी ये सर, अब इससे क्लियरिटी आ गई है उसकी ना, कि किस ठीक। तरह। तो तो ये जो है था जी हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस और टॉर्नेडो एनालिसिस। मैं इसको टॉर्नेडो कह रहा हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आपके केस स्टडी में, वरना एक्चुअली टॉर्नेडो और होता है, वो एक्सेल पे होता है, बड़ा सिंपल सा है। ये थोड़ा ये टॉर्नेडो से काफ़ी बेहतर है क्योंकि ये आप इसको ना एक एक परसेंट पे भी एनालाइज कर सकते हैं, 5-5% के गैप देख के एनालाइज कर सकते हैं। एक्चुअली इस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं, मज़ीद डीप जा सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर किसी चीज़ पे आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा डिटेल मिले तो आप देखें यहाँ पे ना, अब ये नीचे वाली चीज़ें जो हैं ये आपके प्रोजेक्ट के लिए डेटा है, इसको आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं कि मेरी इनपुट का ये नाम है, इसमें मैंने इतना चेंज किया तो ये हुआ, पहले ये थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की। मज़ीद देखना चाहते हैं तो ये मोर रिजल्ट्स को दबाएंगे तो ये आपको बहुत डिटेल बता देगा कि कितने परसेंटाइल पे कितनी चेंज आ रही है, यहाँ भी दे रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये मजीद, ये आपको ये मुझे कह रहा है कि पैरामीटर्स मजीद ऑप्टिमाइज करो, यानी ये नेक्स्ट स्टेप हर वक्त सजेस्ट करता है कि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो मजीद ऑप्टिमाइजेशन पे चले जाएं। तो मैं यहाँ पे जाके तो फिर जो पहले ऑप्टिमाइजेशन की थी उसके साथ मजीद ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ। किसी को मैंने नॉइस कंसिडर किया था, किसी को नहीं किया था, तो ये आपके केस में हो गया। जिसको आप बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते उसको आप नॉइस कंसिडर करेंगे और ये क्लिक कर देंगे, ये वाला बॉक्स। जिनको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं वहाँ पे आप बता देंगे आप कितना चेंज कर सकते हैं, तो फिर वो आपको बता देगा कि अच्छा अब इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह आउटपुट देगा, वो आउटपुट जो तुम चाहते हो। अब हमारे केस में तो हमने, सर हमारी जो असाइनमेंट है उसमें अभी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वो टाइम वैल्यू फॉर मनी, डिस्काउंट रेट, वो सारी निकाली हुई है। तो वो हम्म अब बस इसको हम अब जैसे एनुअल बेनिफिट है उसके, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस की हुई हैं हमने, हम्म। और नेट कैश वैल्यूज, ये सारी अगर इसको हम इस पे रन करके देख ले तो वो एक्चुअल हमें आ जाएगा कि वो आपको किस तरह बेस्ट वो सेटिंग रन दे कर, देगा, वो बिल्कुल बेस्ट सेटिंग्स दे देगा। जैसे ही से ठीक है वो अब ईयर 1 2 3 4 5 हमने मैंने अपने प्रोजेक्ट में डाले हुए हैं, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट भी निकली है उसमें से, इसी तरह जो बेनिफिट भी निकले हैं सारे, तो वो ये सब हम अभी आपने एनपीवी भी सारी। अभी आपने फिक्स्ड वैल्यूज पे किया होगा ना, जी जी जी, फिक्स तो वैल्यूज पे यहाँ किया है। पे आप उसको मल्टीपल वैल्यूज पे कर देंगे। आप कहेंगे जी, मीन मेरा वो था जो मैंने पहले बात की थी, लेकिन नीचे सही यहाँ तक सही, जा सकता है, ऊपर वहां तक जा सकता है, या मीन मेरा ठीक वो है, था, स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी इतनी है। ठीक है सर, वो अब फैक्टर भी निकल आएगा कि जहाँ पे हमें उसको चेंज करना पड़ा। जी एग्जैक्टली exactly। अब आखिरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो हैं हमने इसलिए दी कि हमें एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी चाहिए था ना, और ये सीबीए की बात हो रही है तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, यानी आप जो भी आपके जहन में मिनिमम है आप यहाँ पे एलएसएल में लिख देंगे और यूएसएल को खाली छोड़ेंगे। लेकिन फर्ज करें आपकी एनालिसिस, अब आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं, आप कोई पीस बना रहे हैं और वो 5.05 मिलीमीटर से 5.07 मिलीमीटर के दरमियान उसका साइज होना चाहिए, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो आप वहाँ पे यहाँ एलएसएल पे लिख देंगे 5.05 और 5.07। तो ये फिर आपको बताएगा कि अपनी मशीन के टेम्परेचर को इतना रखो और अपने बिट के साइज को इतना रखो, जो जो मशीन जो आपके बिट की टर्निंग की स्पीड है उसको इतना रखो, एंड सो ऑन। तो आपको फिर बेस्ट साइज ऑफ आउटपुट मिलेगा। तो आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप अपनी स्पेसिफिकेशंस या रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मॉडल की इक्वेशन, ये अब चेंज भी हो सकती है, बहुत डिटेल में भी जा सकती है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ सकता है अगर आप सीबीए के अलावा कोई काम कर रहे हैं। सीबीए में ऑब्वियसली ये बेनिफिट्स प्लस होंगे और कॉस्ट्स माइनस होंगी। तो अब आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं जी इसके बारे में। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, जब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो उसमें हमारे पास जो भी यानी एक आउटकम्स आई हुई हैं, नेचुरल आउटकम्स इन आर कैलकुलेशंस,
जी। तो उन आउटकम्स की बेसिस के ऊपर जो है वो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, लेट्स से एक काइंड ऑफ फाइनल कंक्लूजन आएगा कि मतलब दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी फीजिबल और नॉट। ठीक। लेकिन अब हम इस सेंसिटिविटी एनालिसिस की तरफ हम जा रहे हैं, जब इसके ऊपर उसको इवेल्युएट करेंगे, तो अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहा होगा, तो उसमें से हम उन फैक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होंगे थ्रू दीज टेस्ट पैरामीटर्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस वगैरह करके, कि कौन कौन से उनमें से पैरामीटर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट कर रहे हैं टू मेक इट नॉन फीजिबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उन उन पैरामीटर्स को हमने अंडर कंट्रोल लेके आना होगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द एग्जैक्टली, बिल्कुल होल बिल्कुल। सिनेरियो ऑफ दिस बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। डिस्कशन। इंपॉर्टेंट चीज जो यस। जो हमने शुरू में बात की ना, आपने जहन में रखना है कि इससे आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं कि जो चीजें अननोन है हमने उस पर तुक्के नहीं लगाए, हमने उसकी एंटायर रेंज पे एनालिसिस किया है। तो यू कैन बी सही है। कॉन्फिडेंट इन माई एनालिसिस कि मैंने तुक्के नहीं लगाए हुए। वो जहां जहां उसकी वैल्यू जा सकती है मैंने उस सब का एनालिसिस करके आपके सामने रख दिया। लेकिन सर इसमें जो आपने अजम्पशंस बेस की हुई हैं, उन अजम्पशंस को, इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू रिव्यू द अजम्पशंस विच हैड बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग दिस प्रोजेक्ट फिजिबल और नॉन फिजिबल। तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो कुछ वेरिए सर्टेन परसेंटेज के साथ जो है कुछ पैरामीटर्स जो हैं उसके इम्पेक्ट कर रहे होंगे, तो हम उन अजम्पशंस को, क्योंकि हमारी बहुत सारी अजम्पशंस होंगी जिनके बेस के ऊपर फिर हमने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो इवेल्युएट किया होगा, तो फिर हम उन अजम्पशंस को एज ए फुटप्रिंट हम उसको चेंज कर रहे होंगे बेसिकली, अह, टू टू अगर अगर प्रेजेंट इट टू जरूरत है तो आवर करें। स्टेक होल्डर्स कि ये अजम्पशंस हम करेंगे, तो उसकी बेस के ऊपर आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो फीजिबल हो सकता है, एल्स मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी फीजिबल। हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन बेहतर तो ये है ना कि एजम्पशंस तो आपने पहले भी की हुई थी ना। यानी आप कह रहे थे कि सर। जलजिला नहीं आएगा, जलजिला आ गया तो 40,000 रुपए का नुकसान होगा। हम्म। ये एजम्पशंस तो आपकी पहले से थी ना। तो सर। एजम्पशंस को इधर आके इस्तेमाल करें। सर। बेहतर बेहतर अप्रोच ये है, उनको ज़्यादा एनरिच करें। जो भी एजम्पशंस हम्म। की थी आपने कि ये ख़राब हो सही है। जाएगा, ठीक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम्म। चलेगा, उनको इधर इस्तेमाल करें टू डिस्क्राइब योर लिमिट्स। सर उसमें एक ही है ना कि लेट से उस जल्जले के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब वो हमने शायद पहले एस्टिमेट किए हों कि मतलब इट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू सो मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका होगा। लेकिन हमारी ये एजम्पशन रिव्यू भी हो सकती है कि जी मे बी वो 50% हमने जो एक्सट्रीम एजम्पशंस की हुई है, हम उसको थोड़ा मॉडरेट कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी मे बी 70% ऑफ जो हमने पहले एंटिसिपेट किया होगा, तो वो 30% उसमें से हाँ जो है वो बिल्कुल हम बिल्कुल। उसको अगर डिस्कार्ड कर मैं रहे वही होंगे। कह रहा हूँ कि अगर आपकी एजम्पशंस उस वक्त बहुत रिच ऑब्वियसली नहीं होंगी, क्योंकि ये चीज़ तो अभी आज सर। हमारे सामने आई है ना। तो उसको बिल्कुल आप सर। रिव्यू करें। और और जब आप रिव्यू कर रहे हो ना तो किसी किसी बेसिस पे रिव्यू करें। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इंसान की हम्म। हाइट 4 फुट और 6.5 फुट के दरमियान ही रहती है। तो जलजलों के लॉस भी सर। आपको पता है कि फर्ज करें आप कराची में हैं, तो कराची में किस रेक्टर स्केल पे पिछले 100 साल में जलजले आए हैं आपको फौरन महकमा मौसमियात की वेबसाइट जी से मिल हिस्टोरिकल जाएगा। ट्रेंड्स आ जाएंगे सामने। जी, तो आप बस उसी के दरमियान रहे हो। आपने बिल्कुल आपकी सर। जम्पशन कोई हिस्टोरिकल वैल्यू या वेल नोन वैल्यू से बाहर नहीं होनी चाहिए, उन्हीं को ही एज्यूम बायर करें। नहीं होनी चाहिए। सही है। सही। ठीक है सर, बस वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को जरा आप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें मतलब क्लैरिटी दे दे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जी बेसिकली इन बिल्कुल। और इसको अंडरस्टैंडिंग। इसको इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें अपनी रिपोर्ट को भी इनरिच करने के लिए। और राइट सर। अगली जो हमारी क्लास है, मैं इंशाल्लाह आज या कल में आपकी अगली दोनों असाइनमेंट्स अपलोड कर लूँगा। दोनों तो नहीं, एक ही है, असाइनमेंट 3, जिसमें ये सेंसिटिविटी एनालिसिस है। जो असाइनमेंट 4 है वो इट्स अ पैकेजिंग, यानी आप सबको इकट्ठा करेंगे, वो वैसी आप लोगों की इकट्ठी ही है। तो लेकिन अगली जो हमारी क्लास है वो फिर उसमें आप में से जो लोग, ज़ाहिर है जब आप अपना प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे होंगे कुछ सवाल आएंगे आपके जहन में, तो अगली क्लास सिर्फ उसके लिए होगी कि आप उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट सर। ठीक है जी, राइट थैंक यू सर। जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस तो बताएं, वरना छुट्टी करते हैं। सर कोई इम्तिहान के लिए, सर हमें पेपर के लिए कुछ जो गेस्ट क्वेश्चन आप एंड पे देते हैं वो काइंडली दे दें, ताकि हम साथ साथ उनकी भी तैयारी करते रहें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अभी तो चूंकि मेरा ख्याल है 2-2 ढाई हफ्ते हैं इम्तिहान में ना,
तो मैं दे दूंगा, कम से कम जी 1 हफ्ते पहले आपको दे दूंगा। ठीक है जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।